हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, उसके जो दो टाइप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें क्या डिफरेंस है, इनकी क्या डेफिनेशन है, ये हमने किया था। आफ्टर दैट एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के हमने टाइप्स स्टार्ट किए थे। फर्स्ट टाइप जो इसमें हमने किया था दैट वाज बडिंग एंड सेकंड वाज फिजन। फिजन के भी हमने आगे दो पार्ट्स किए थे, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। आज हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड है फ्रेगमेंटेशन। इट इज ऑल्सो एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसका मतलब ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड। इसमें भी क्या होगा, एक ही पेरेंट चाहिए होगा फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग्स। नई जनरेशन बनाने के लिए एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट होगी एंड द न्यू ऑफस्प्रिंग या हम जिसको डॉटर सेल भी बोलते हैं, डॉटर सेल या ऑफस्प्रिंग, मतलब जो नया बच्चा बनने वाला है, न्यू ऑफस्प्रिंग है, ये डॉटर सेल है, वो क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होगी। तो हमने सेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस भी देखा था। इस सेक्सुअल में एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनती हैं, इस सेक्सुअल में एग्जैक्ट कॉपीज बनती हैं। सो फ्रेगमेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेगमेंटेशन नाम से जो क्लियर हो रहा है, फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, स्मॉल पार्ट्स। तो एक ऑर्गेनिज्म क्या होगा, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होगा। लेकिन वो तो फिजन में भी हुआ था। जैसे अमीबा का हमने एग्जांपल लिया था, ये अमीबा था, ये इसका न्यूक्लियस था। ये बाद में क्या हुआ था, बाइनरी फिजन के बाद दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, दो पार्ट्स में टूट गया था। ठीक है, ये भी स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक हुआ है, ये भी स्मॉल पार्ट्स में, मतलब फिजन और फ्रेगमेंटेशन दोनों में स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक होगा। देन दोनों को अलग अलग पढ़ने में क्या जरूरत है, फ्रेगमेंटेशन नाम ही क्यों दिया हमने इसको, फिजन ही क्यों नहीं बोल दिया। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीस टू। होगा इसमें भी पार्ट्स में डिवाइड, लेकिन फिजन की तरह पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। कैसे होगा देखो, फ्रेगमेंटेशन में पेरेंट ऑर्गेनिज्म splits into daughter cells on maturation, and each daughter cell again starts to live life and getting mature। वो भी धीरे धीरे क्या होगा, अपने आप को मैच्योर करना शुरू कर देगा। जैसे अब इसके अगर एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं फ्रेगमेंटेशन के, तो पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ इसमें प्लेनेरिया। ठीक है, इसका मैं फर्स्ट एग्जांपल ले लेता हूँ फ्रेगमेंटेशन, सॉरी प्लेनेरिया में स्पाइरोगेरा का। फ्रेगमेंटेशन में फर्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ स्पाइरोगेरा। फ्रेगमेंटेशन इसका एग्जांपल में प्लेनेरिया नहीं है, प्लेनेरिया नेक्स्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो देखो स्पाइरोगेरा क्या करेगा, ये भी स्प्लिट होगा छोटे छोटे पार्ट्स में, और जो पार्ट्स बनेंगे वो क्या होंगे, मैच्योर होंगे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। देखो कैसे, ये एक ऑर्गेनिज्म मैं मान लेता हूँ स्पाइरोगेरा, इस तरह से एक स्पाइरोगेरा। ठीक है, इसका क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट जिसको हम कहेंगे, इस तरह की स्ट्रक्चर, स्पाइरल इन शेप। ये एक स्पाइरोगेरा का डायग्राम है। अब देखो क्या होगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने पे क्या होगा, स्प्लिट होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से भी ब्रेक हो गया, यहाँ से भी ब्रेक हो गया। ठीक है, तीन छोटे छोटे पार्ट्स बन गए हैं इसमें। ये एक अलग स्पाइरोगेरा हो गया, ये नेक्स्ट, ये थर्ड, ये तीन स्पाइरोगेरास बन गए। अब ये क्या करेंगे, स्टार्ट लिविंग देयर ओन लाइफ। ये इसका क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका। ठीक है, अब ये क्या बन गए, तीन डॉटर सेल्स आ गए हमारे पास स्पाइरोगेरा के, डॉटर सेल्स विच आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। ये अपने पेरेंट्स की ही कॉपी है, लेकिन है क्या, तीन बन चुके हैं।
इसका मतलब पेरेंट्स की आइडेंटिटी तो इसमें लॉस हो चुकी है, ठीक है। जो ओरिजिनल पेरेंट्स था 3 पार्ट में स्प्लिट्स हुआ, तीनों ही न्यू डॉटर सेल की तरह सर्वाइव करना या जिंदा रहना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। ये हमारा एक एग्जांपल हुआ स्पाइरो वगैरह का। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल देखें स्पाइरो, देखो स्पाइरो वगैरह क्या है, प्लांट है। तो ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है फ्रेगमेंटेशन, जो हम मोस्टली बात कर रहे थे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन ये क्या है सिंपल मल्टीसेल्युलर में भी हो सकता है। सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी क्वाइट सिंपल है, अभी हम कह सकते हैं प्रोकैरियोट से जस्ट यूकैरियोट की तरफ उन्होंने स्टेप लिए हैं, तो वो ऑर्गेनिजम्स में क्या हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन फिनोमेना शो हो सकता है, ठीक है। और अगर इसके हम एग्जांपल्स की बात करें तो हम इसमें सी एनेमन का एग्जांपल ले सकते हैं। सी एनेमन ये क्या है, एक एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहने वाला एनिमल है। ये भी क्या करेगा, फ्रेगमेंटेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर सकता है। इसका मतलब इसमें भी क्या होगा, पेरेंट प्लांट स्प्लिट होंगे, या फिर सॉरी पेरेंट एनिमल जो है वो स्प्लिट होगा 2 या 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स में, और वो नेक्स्ट अपनी लाइफ सर्वाइव करना शुरू कर देगा। तो ये था फ्रेगमेंटेशन के बारे में इंट्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे दैट इज द रीजेनरेशन मोड। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का जो नेक्स्ट पार्ट है, 3 पार्ट हम कर चुके हैं, फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, नेक्स्ट इज द रीजेनरेशन। ये भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। रीजेनरेशन, रीजेनरेट होना मतलब क्या है, दोबारा बनना किसी चीज का, ठीक है। फॉर्मिंग अगेन, दोबारा बनना किसी चीज का, दैट इज द रीजेनरेशन, ठीक है। ये भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं जो प्लेनेरिया मैंने बताया था, प्लेनेरिया इसका एग्जांपल है। अब देखो पहले इसको समझो, इसके एग्जांपल में होगा क्या, फिर हम इसके मतलब को देखते हैं कि रीजेनरेशन इसका नाम हमने क्यों दिया और इसमें स्पेशलिटी क्या है, ठीक है। इस पे बोर्ड में काफी टाइम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं रीजेनरेशन फिनोमेना पे, इसको देखते हैं कैसे। देखो जैसे ये प्लेनेरिया का डायग्राम, ये प्लेनेरिया, ये अब क्या होगा, किसी भी रीजन के कारण, एक्सटर्नल रीजंस, देखो इसमें डिफरेंस, पहला रीजन का डिफरेंस क्या आ गया कि इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, जो नए हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, या इसके हम एक तरह से डॉटर सेल्स, वैसे इसमें डॉटर सेल्स नहीं बनती हैं, बट अगर हम डॉटर सेल की बात करें कि नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण थी। इसमें देखो क्या हुआ था, जो हमारा पहले था फ्रेगमेंटेशन, अंदर से ऑर्गेनिज्म मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद पार्ट्स में स्प्लिट हुआ, इसमें एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर मान लो किसी भी रीजन से मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर दिया, नाइफ से कट कर दिया मैंने इसको, 3 छोटे छोटे पार्ट्स में कट हो गया, ठीक है। अब देखो इसके 3 पार्ट्स, ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया बीच वाला, सॉरी इस तरह से, और थर्ड वाला पार्ट इस तरह से, ठीक है। अब देखो इस ऑर्गेनिज्म में क्या है, इस ऑर्गेनिज्म के पास एक स्पेशल फिनोमेना है जिसको हम रीजेनरेशन का नाम दे रहे हैं। रीजेनरेशन का मतलब ये अपने बॉडी पार्ट्स को दोबारा बना सकता है, बाय, ठीक है। इसके सेल्स क्या करेंगे, इसमें भी सेल है, इसमें भी सेल है, इसमें भी सेल है, ये सेल्स क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, रिप्रोड्यूस करके क्या बनाएंगे, टिश्यूज बनाएंगे, ऑर्गन्स बनाएंगे। इसका मतलब ये सेल अपनी सेल बॉल बना के या टिश्यूज बना के पूरी बॉडी को कंप्लीट कर पाएगा। ये ऊपर वाला जो ऑर्गेनिज्म था इसने अपनी बॉडी को कंप्लीट कर दिया, बीच वाले ने ऊपर वाला पार्ट भी जनरेट किया, नीचे वाला पार्ट भी जनरेट किया, नीचे वाले ने सारा बॉडी का ऊपर वाला पार्ट फिर से जनरेट किया। इसीलिए इसको रीजेनरेशन बोलते हैं कि ये अपनी बॉडी पार्ट्स को क्या कर रहे हैं, दोबारा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। एक तो इसमें डिफरेंस ये है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण होते हैं, ठीक है। अब देखो एक और चीज पढ़ते हैं इसमें, जो इसमें बोर्ड में काफी क्वेश्चन ये रिपीट भी होता है रीजनरेशन का, कि व्हाई रीजनरेशन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन को हम रिप्रोडक्शन से इक्वेट नहीं कर सकते, या हम उसको प्रॉपर एज ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, देखो इसमें पहले हम दोनों के मतलब पे जाते हैं कि मतलब है क्या दोनों का, रीजनरेशन का मतलब क्या और रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, फिर हम देखते हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल या इक्वेट क्यों नहीं कर सकते। देखो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि रिप्रोडक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स, न्यू ऑर्गेनिजम्स का बनना रिप्रोडक्शन, ठीक है।
यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रीजनरेशन में न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बन रहे हैं, 3 दिख रहे हैं बट ये 3 न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं बने। ये क्या हुआ है, इसको हम देखो क्या करें, जैसे हम अपनी स्किन की बात करें, अगर हमें कहीं पे भी बॉडी पे कोई कट आ जाता है तो स्किन धीरे धीरे क्या हो जाती है, हीलिंग ऑफ बॉडी पार्ट हो जाता है, वो सही हो जाती है स्किन। सेम इसमें ये फिनोमेना हो रहा है, इसके जो बॉडी पार्ट कट हो चुके हैं वो हीलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स हो रहा है। इसमें देखो क्या हो रहा है, रीजनरेशन में इट इज जस्ट अ हीलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। जो भी बॉडी पार्ट्स कट हो चुके हैं या किसी भी बॉडी पार्ट में कोई हम कह सकते हैं हीलिंग की जरूरत है, उसको सही करने की जरूरत है, बाउंड्स वगैरह हैं, जख्म है जो, उनको ठीक करने का जो फिनोमेना है दैट इज द रीजनरेशन। इसीलिए हम इसको रिप्रोडक्शन नहीं बोलते। रिप्रोडक्शन का मतलब था न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना। यहाँ पे क्या हुआ है, जस्ट इट इज अ हीलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। ये सिर्फ बॉडी पार्ट को मेंटेन कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ रिप्रोडक्शन। ये तो हमने न्यूट्रिशन में किया था ना कि न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, हीलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स के लिए, बॉडी की मूवमेंट के लिए या बॉडी में जो भी मेंटेनेंस के फंक्शन है उनको करने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत थी। तो ये जस्ट हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन का इंप्लीमेंटेशन है, उसका यूज है, रिप्रोडक्शन नहीं। ठीक है, इस तरह से हम इन दोनों में डिफरेंशिएट करेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी मिल जाएगा आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें। ठीक है, तो ये हीलिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स है, इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स होगा। इसको अगर हम इजी लैंग्वेज में हमारे एग्जांपल्स में देखें तो हम लीजर्ड का एग्जांपल देखते हैं। वैसे लीजर्ड का अगर एग्जाम में पूछा जाए देन इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन, नहीं है ये एग्जांपल रीजनरेशन का, लेकिन इसको इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझ सकते हैं। देखा होगा सबने कि लीजर्ड की अगर क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज द लीजर्ड, इसकी जो टेल है, टेल अगर कट हो जाती है तो टेल क्या हो जाती है, दोबारा आ जाती है। थोड़े टाइम में ये क्या करते हैं, अपनी टेल को दोबारा ग्रो कर देते हैं, वो भी एक तरह से क्या है, रीजनरेशन है। बट हम इसको रीजनरेशन के एग्जांपल में क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि रीजनरेशन किसमें है, सिंपल या तो है ही कंप्लीटली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, या हम यूनिसेलुलर की बात ना भी करें तो क्या कह सकते हैं हम, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। लेकिन लिजर्ड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसकी बॉडी काफी कॉम्प्लेक्स है, सारे बॉडी पार्ट्स है, इसके पास बॉडी ऑर्गन्स है, तो ये सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसलिए हम रीजनरेशन को इसका एग्जांपल नहीं लेंगे। हाँ, इसके पास एबिलिटी है, इसकी जो टेल है लिजर्ड की, वो रीजनरेशन फिनोमेना कुछ एक्सटेंड तक शो करती है। ठीक है, इसी तरह हमारी स्किन है, वो भी कुछ एक्सटेंड तक शो करती है। अगर स्किन कट हो जाती है तो दोबारा मेंटेन होती है, दोबारा बनती है, दोबारा हीलिंग हो जाती है उसकी, लेकिन वो हम भी इसके रीजनरेशन के एग्जांपल में नहीं आएंगे, बिकॉज द रीजन आई टोल्ड यू कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये थी रीजनरेशन फिनोमेना की बात, इसका हमने एग्जांपल किया था प्लैनेटरी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अच्छा इसके एग्जांपल में, रीजनरेशन के एग्जांपल में हम हाइड्रा के एग्जांपल भी दे सकते हैं, ये भी रीजनरेशन फिनोमेना शो करेगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि हाइड्रा हमने कहाँ पढ़ा था, बडिंग में भी पढ़ा था कि बडिंग शो करता है हाइड्रा। तो देखो हाइड्रा का क्या है, हाइड्रा वेरियस मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। अगर हम फिजन छोड़ दें तो मोस्ट ऑफ ऑल द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वो शो कर सकता है। ठीक है, रीजनरेशन भी वो शो कर सकता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन भी वो शो कर सकता है, बडिंग भी वो शो कर सकता है। तो हाइड्रा जो है वो एक कॉमन एग्जांपल आ जाएगा इन तीनों ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, फिजन को छोड़कर, और जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं स्पोर फॉर्मेशन, इन दो को छोड़कर बाकी जो 3 बच गए एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उन तीनों का ही कॉमन एग्जांपल है हाइड्रा। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट बचता है स्पोर फॉर्मेशन, उसकी बात करते हैं। सिंपल मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, वेदर इट इज प्लांट और वेदर इट इज एनिमल, ये लास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एक बार दोबारा हम देखते हैं कौन कौन से हो गए हैं। बडिंग हो चुके हैं, फिजन हो चुके हैं, बाइनरी और मल्टीपल फिजन दोनों ही, ठीक है, रीजनरेशन हो चुके हैं, फ्रेगमेंटेशन हो चुके हैं, लास्ट में हम बात करने जा रहे हैं वो किसकी बात करेंगे हम, स्पोर फॉर्मेशन। ये सिंपल मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए लास्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, एक और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लेकिन ये किसके लिए है, फॉर द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये सिर्फ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए है, उनमें भी स्पेशली किसके लिए, प्लांट्स के लिए।
इनमें से भी कुछ फिनोमेना प्लांट शो करते हैं, लेकिन वो सिंपल यूनिसेलुलर या सिंपल मल्टीसेलुलर प्लांट्स थे। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टीसेलुलर प्लांट्स हैं जिनको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं, वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करते हैं। ये सारे ही इनके जो एग्जांपल थे, ये सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म थे। अब हम जो बात कर रहे हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा लास्ट जो बचता है स्पोर फॉर्मेशन, उसको देख लेते हैं। स्पोर फॉर्मेशन का ठीक है। स्पोर्स क्या है? स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स, छोटी छोटी डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स है दैट कैन लिव लाइक एन ऑर्गेनिज्म। ये भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की तरह लिव करेंगे। देखो किस तरह से होता है। हम एग्जांपल लेते हैं ब्रेड मोल्ड का, या ब्रेड का एग्जांपल लो। ये ब्रेड का पीस है, इट्स द लॉफ ऑफ ब्रेड, ठीक है। ब्रेड का टुकड़ा है। ब्रेड को देखो नॉर्मली अगर रखते हैं थोड़े टाइम बाद क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, दैट इज ड्यू टू द वी कैन से बैक्टीरिया उसके ऊपर या फंगस उसके ऊपर आना शुरू होता है। बैक्टीरिया नहीं, फंगी उसके ऊपर और होनी शुरू होती है। दैट फंगस इज नोन एज द राइजोपस। इट लुक लाइक दिस। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह की उसकी स्ट्रक्चर होगी, जो हमें ग्रीन कलर का फंगस दिखता है, दैट इज दिस। दिस ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द राइजोपस। इसके पार्ट्स की बात करें तो दिस stick like structure, this is known as hyphae, and this ball like structure is known as sporangium or sporangia, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगी? डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स। these dot like structures are known as spores, ठीक है। और इस मेथड को क्या बोलेंगे? स्पोर फॉर्मेशन। ये स्पोर फॉर्मेशन मेथड है। इस पे भी काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपसे अगर सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में अगर हम बात करें तो या तो एग्जांपल्स पूछेंगे, इनमें से किसी का भी एग्जांपल पूछ सकता है, या अगर डायरेक्टली 1 मार्क्स 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन बनाएगा तो या तो रीजनरेशन पे या स्पोर फॉर्मेशन पे, इन दो फिनोमेना पे आता है। रीजनरेशन का मैंने आपको बता दिया कि व्हाई इट कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द रिप्रोडक्शन, ये क्वेश्चन में है। स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो पहले स्पोर फॉर्मेशन को समझते हैं, या हम क्वेश्चन के हेल्प से समझते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन काफी टाइम रिपीट होता है स्पोर फॉर्मेशन का, इस तरह से व्हाई स्पोर फॉर्मेशन इज यूजफुल मेथड। एक यूजफुल मेथड क्यों है, ठीक है, या इसके एडवांटेज हम कह सकते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द स्पोर फॉर्मेशन मेथड? तो इसकी एडवांटेज क्या है? ये जो स्पोरेंजियम बन रहा है या स्पोरेंजिया बन रहा है, यही इसकी एडवांटेज है। ये क्या एडवांटेज है? देखो, दीज आर लिटिल ऑर्गेनिजम्स, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। दे कैन नॉट सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब अगर हम ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं, ठीक है, तो वो मोस्टली खराब नहीं होती, 2-4 दिन 5 दिन तक वो खराब नहीं होती। लेकिन अगर हम उसको बाहर छोड़ देंगे, रूम टेम्परेचर में छोड़ देंगे, तो वो जल्दी खराब होती है। रीजन इज जो फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर है, दैट इज नियर अबाउट वी कैन से 0 to 4 डिग्री सेल्सियस का जो हमारा टेम्परेचर है फ्रिज के अंदर का, दैट इज क्वाइट अनफेवरेबल। ये क्या है? अनफेवरेबल कंडीशंस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, या स्पेशली हम बात करें तो राइजोपस के लिए अनफेवरेबल कंडीशंस है, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा? ये हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर है, जो स्पोरेंजिया है, हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर है, ये क्या करेगी? इन स्पोर्स को प्रिवेंट करके रखेगी, बचा के रखेगी। ये स्पोरेंजिया एक बॉल है, आइसोलेटेड बॉल हम कह सकते हैं, जिसके अंदर टेम्परेचर एंटर नहीं करेगा, तो स्पोर्स को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब मैंने इस ब्रेड को क्या किया? फ्रिज से बाहर रख दिया, ठीक है। फ्रिज से बाहर होने के कारण ये कंडीशंस क्या होगी? फेवरेबल होगी। अब ये कंडीशंस क्या है? फेवरेबल है, ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? ये स्पोरेंजियम टूटेगा, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर टूटेगी, और ये सारे जो स्पोर्स हैं ये सारे बाहर आ जाएंगे, ब्रेड पे गिरेंगे, कोई यहाँ, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, ठीक है। अब इनको क्या मिल रहा है? फेवरेबल कंडीशंस भी मिल रही हैं, और इनका ये फूड है, जो ब्रेड जो है फूड, वो भी इनको मिल रहा है। अब उनकी बॉडी क्या करेगी? ग्रो करेगी। ग्रो करेगी तो ये क्या बनेंगे? न्यू ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, ये भी इस तरह से बन जाएंगे, इनसे आगे और बनते शुरू। इसलिए ब्रेड एक बार खराब होनी शुरू होती है तो वो जल्दी खराब होती है, कि एक ही बार में इतने सारे स्पोर्स बन गए, इतने सारे राइजोपस बन गए, उसको खराब करेंगे। तो दिस इज द सेकंड एडवांटेज। देखो पहला अगर इसका हम लिखते हैं तो क्या है? इट हैव हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर दैट prevents daughter cells from
अनफेवरेबल कंडीशंस। पहला तो क्या है, अनफेवरेबल कंडीशंस में इनको बचा के रखिएगा, इसलिए हेल्पफुल। सेकंड, इट फॉर्म्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स, या और प्रॉपर लैंग्वेज में बात अगर करें मल्टीपल प्रोडक्ट्स से भी अलग अगर हम लिखना चाहें तो दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फास्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, डॉटर सेल्स ज्यादा बनेंगे, इसीलिए स्पोर फॉर्मेशन एक बेनिफिशियल मेथड है। ठीक है, तो ये हमारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन थे फॉर द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड सिंपल मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इनमें एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, आइदर द एग्जांपल्स ऑफ दीस, इनके एग्जांपल्स, ठीक है, एंड सेकेंडली व्हाई रीजनरेशन इज नॉट रिप्रोडक्शन, इसको हम रिप्रोडक्शन क्यों नहीं बोल सकते, एंड लास्ट इज द स्पोर फॉर्मेशन एक बेनिफिशियल मेथड क्यों माना जाता है, व्हाई इट इज अ बेनिफिशियल मेथड। दीस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, कि कैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसको कर सकते हैं या कैसे हम इसको करवा सकते हैं नेचुरली और आर्टिफिशियली, किस तरह से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।